गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। आज के लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे व्हिप व व्हिप के प्रकार, क्योंकि राजस्थान में राजनीतिक संकट में व्हिप की महत्वपूर्ण भूमिका है। और राजस्थान सरकार के जो व्हिप हैं महेश जोशी जी, वो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर दी है। तो इस लेक्चर के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि व्हिप होता क्या है, भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये व्हिप की अवधारणा ली कहाँ से गई है, व्हिप कितने प्रकार का होता है, वो सारे के सारे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। व्हिप की सीमाएं क्या क्या होती हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्मोक टावर क्या होता है, स्मोक टावर का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले स्मोक टावर कहाँ लगा है। इसके अलावा लेड पॉइजनिंग रिपोर्ट भी देखेंगे, लेड पॉइजनिंग क्या होती है। मुल्ला पेरियार बांध क्यों चर्चा में, कहाँ पर है, कौन से दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ में डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी सेतु क्यों चर्चा में है और कौन से राज्य में ये स्थित है। सबसे पहले सचेतक या व्हिप। सचेतक या व्हिप क्या होता है, ये क्यों चर्चा में, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने, जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उनको जो नोटिस दिया था उस पर रोक लगा दी थी। उसी के खिलाफ राजस्थान सरकार के व्हिप महेश जोशी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो इसलिए ये चर्चा में है। अब सुप्रीम कोर्ट में महेश जोशी गए तो उन्होंने किस फैक्ट्स पर रिट दायर किए, किस बेसिस पर रिट दायर किए, तो महेश जोशी या राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक ने 24 जुलाई को उच्च न्यायालय, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भाई जो विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, वो बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी कि उस पर एक तरह से स्टे दे दिया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक ने की हो तो होलाहान प्रकरण का उल्लेख किया है। की हो तो होलाहान प्रकरण 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 जजों की बेंच होती है, उसने इसमें निर्णय दिया था कि अदालतें विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम निर्णय से पहले अयोग्यता की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कौन से केस के अंदर ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने? की हो तो होलाहान केस 1992 के अंदर, की अदालतें जब तक विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर के डिसीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि वो अयोग्यता की कार्रवाई का अंतिम निर्णय नहीं दे दें। जबकि अब राजस्थान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो राजस्थान के स्पीकर ने बागी विधायकों को केवल नोटिस दिया था, उनसे जवाब मांगा था, न कि कोई अंतिम निर्णय दिया था। इसी को लेकर के राजस्थान सरकार के व्हिप महेश जोशी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कि हो तो होलाहान प्रकरण का उल्लेख करते हुए। अब सचेतक होता क्या है या व्हिप होता क्या है? तो सचेतक किसी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जो संसद, सदन अथवा विधानसभा के अंदर दल के एनफोर्सर या प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि सरकार के जो भी डिसीजन है, सरकार का निर्णय कि इस बिल के पक्ष में वोट करना है नहीं करना है, तो उसके लिए एनफोर्सर या प्रवर्तक का कार्य कौन करता है? व्हिप करता है। राजनीतिक पार्टियां सदन के अंदर व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्यों को नियुक्त करती हैं, और इस सदस्य को क्या कहते हैं? मुख्य सचेतक कहते हैं, चीफ व्हिप कहते हैं। और इस मुख्य सचेतक की सहायता के लिए पार्टी अन्य सदस्यों को नियुक्त कर सकती है, उनको अतिरिक्त सचेतक या असिस्टेंट व्हिप कह सकते हैं या कहते हैं। भारत में व्हिप की अवधारणा कहाँ से ली गई? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत में बात को प्राप्त हुई है। हालांकि संसदीय भाषा में व्हिप सदन में होने वाले किसी मतदान में उपस्थित रहने तथा किसी विशेष तरीके से मतदान में भाग लेने के लिए राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया गया लिखित आदेश भी होता है। यानी कि व्हिप का मतलब ये भी होता है कि जो लिखित आदेश कोई भी पार्टी जारी कर देती है कि इस बिल के पक्ष में वोट करना है, तो उसको भी व्हिप बोलते हैं। और जो पार्टी एनफोर्सर के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करती है उसको भी व्हिप कहते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ब्रिटेन से प्राप्त हुआ है। व्हिप की भूमिका क्या होती है? तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टी सचेतक सदन में अपनी पार्टी की आधिकारिक नीति के अनुसार अपने दल के सदस्यों द्वारा मतदान सत्र में भाग लेने और मतदान करने को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यही व्हिप की भूमिका होती है, यानी कि सभी सदस्य भाग लें और पक्ष में वोटिंग करें।
व्हिप का यदि कोई उल्लंघन करे यानी कि व्हिप की बात नहीं माने तो फिर क्या प्रावधान है। सदन में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदन के सदस्य को अयोग्यता की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है संविधान की अनुसूची 10 के तहत। कौन सी अनुसूची के तहत? 10वीं अनुसूची के तहत। लेकिन यदि सदन में किसी पार्टी के 2/3 सदस्य यानी 2/3 सांसद या 2/3 विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्यता कार्रवाई से छूट प्राप्त होती है, यानी कि उस पर अयोग्यता कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब ये अयोग्यता कार्रवाई कौन करता है? व्हिप इसकी शिकायत करता है विधानसभा अध्यक्ष से, या फिर कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष से या राज्यसभा सभापति से। तो इस सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर, ये लोकसभा का भी हो सकता है, विधानसभा का भी हो सकता है। लेकिन सचेतक या व्हिप की सीमाएं भी होती है कि व्हिप की बात कब लागू नहीं हो सकती है, कब व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जैसे कुछ मामलों में व्हिप किसी संसद सदस्य अथवा विधानसभा सदस्यों को किसी विशेष प्रकार से मतदान करने का निर्देश नहीं दे सकता। यानी कि ये निर्वाचन प्रणाली में व्हिप का क्या है? लिमिटेशंस है, वहां पर व्हिप लागू नहीं होता। व्हिप कितने प्रकार का होता है? व्हिप मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 1 लाइन का व्हिप, 1 लाइनर व्हिप, 2 लाइनर व्हिप और 3 लाइनर व्हिप। 1 लाइनर व्हिप में कोई पार्टी की अपने सदस्यों को सूचित करती है भाई इस बिल पर वोटिंग होगी, ये होता है 1 लाइनर व्हिप। 2 लाइनर व्हिप में उस पार्टी के द्वारा सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जाता है। यानी कि ऐसा व्हिप 2 लाइनों में और जिसमें ये भी बताया गया हो कि पार्टी के सदस्य मतदान में उपस्थित रहें। और 3 लाइनर व्हिप क्या होता है कि इसके द्वारा पार्टी नीति के अनुसार मतदान करने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि पार्टी डिसाइड कर ले कि भाई इसके पक्ष में वोट करना है तो सभी को ये 3 लाइन के व्हिप में ये निर्देश दिया जाता है कि इसके पक्ष में वोट करना है। 1 लाइन में केवल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई मतदान होगा। 2 लाइनर में केवल ये बताया जाता है कि भाई मतदान के समय उपस्थित रहें, वो पक्ष में वोट डाल सकते हैं, विपक्ष में भी डाल। 3 लाइनर व्हिप के अंदर पार्टी ये बताती है कि इसके पक्ष में वोट करना है या विपक्ष में वोट करना है। यानी ये पूरी तरह से पार्टी का एक इंस्ट्रक्शन होता है 3 लाइनर व्हिप। तो ये 3 तरह के व्हिप होते हैं। बात करें स्मोक टावर की, तो स्मोक टावर क्या है कि एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करता है, वायु शोधक के रूप में। स्मोक टावर में फिल्टर की कई परतें लगी होती हैं जो इनसे आसपास की प्रदूषित हवा तथा हवा में लटकते हुए धूल के कणों का अवशोषित करके उसको प्यूरिफाई करती हैं। टावर के शीर्ष पर, कहाँ पर? शीर्ष पर पंखे लगे होते हैं जो वातावरण की हवा को खींच करके फिल्टर के माध्यम से शोधित करके वापस वातावरण में छोड़ देते हैं। और ये कहाँ पर छोड़ते हैं? जमीन के पास हवा को छोड़ते हैं। क्या ये स्मोक टावर प्रदूषण को नियंत्रित करने में कारगर हैं? हाँ, स्मोक टावर प्रदूषण को नियंत्रित करने में कारगर है। नीदरलैंड, चीन, दक्षिणी कोरिया और पोलैंड जैसे शहरों में अच्छे रिजल्ट इसके प्राप्त हुए। सबसे पहले विश्व का स्मोक टावर कब लगा था? कहाँ पर लगा था? 2015 में रोटरडम, नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। यह अपने आसपास की 30,000 क्यूबिक मीटर हवा को प्रति घंटे में फिल्टर कर सकता था। विशेषज्ञों के अनुसार स्मोक टावर शहर में क्लीन एयर जोन का निर्माण करते हैं। ये एक टावर हवा की दिशा में 1 किलोमीटर तथा हवा के विपरीत दिशा में 200 मीटर तक की हवा को क्या कर सकता है? शोधित कर सकता है। उसके अंदर जो धूल की मिट्टी के कण है उनको 50% तक कम कर सकता है, हवा की दिशा में 1 किलोमीटर तक और विपरीत दिशा में 200 मीटर तक। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिल्ली में स्मोक टावर लगाने के बारे में जो निर्देश दिए थे उसमें क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में पूछताछ की थी। तो ये स्मोक टावर के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा लीड पॉइजनिंग रिपोर्ट जारी की गई। पहली बात तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूनिसेफ और एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन प्योर अर्थ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसका शीर्षक है विषाक्त सच, बच्चों का शीशा प्रदूषण से संपर्क एक समूची पीढ़ी की क्षमताओं को नष्ट करता है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म में हमें पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की है? लीड पॉइजनिंग रिपोर्ट। अब इस लीड पॉइजनिंग रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। शीशा कहाँ पर, कौन से शरीर के कौन से भाग को मुख्यतः प्रभावित करता है? न्यूरोटॉक्सिन है, यानी कि ये नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है और मेनली ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। उनके अंदर विकलांगता पैदा कर देता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके अलावा बात करें मुल्ला पेरियर बांध विवाद की, तो मुल्ला पेरियर बांध विवाद क्यों चर्चा में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को मंजूर कर लिया गया है कि मुल्ला पेरियर बांध के अंदर जल स्तर को क्या किया जाना चाहिए? 142 फीट से थोड़ा कम किया जाना चाहिए, 132 फीट तक लाया जाना चाहिए। अब ये मुल्ला पेरियर बांध
क्या है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है और केरल के कौन से जिले में स्थित है? इडुक्की जिले में ये स्थित है। इडुक्की जिले में मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर यह बांध स्थित है, मुल्ला पेरियार बांध। 1886 में त्रावणकोर के महाराजा तथा भारत के राज्य सचिव के मध्य एक संधि पत्र या अनुबंध पत्र साइन किया गया, जिसके तहत पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए 999 वर्षों के लिए पट्टा दे दिया गया, जिससे पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट किसके बीच होता है? त्रावणकोर के महाराज और भारत के राज्य सचिव के मध्य। और इस लीज एग्रीमेंट के माध्यम से ही ये बांध है तो केरल में, लेकिन इसका संचालन परिचालन कौन करता है? तमिलनाडु की सरकार करती है। इसका निर्माण 1887 से 1895 के मध्य हुआ था और इस बांध में अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी की धारा को मोड़ करके बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मद्रास प्रेसिडेंसी में मदुरई शुष्क क्षेत्र के पानी उपलब्ध कराना था। 1970 में तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों द्वारा पेरियार लेक पट्टा समझौते का नवीनीकरण किया गया, जिसके अंतर्गत बांध की भूमि तथा पानी के अधिकार के अलावा बांध के स्थल पर जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने का अधिकार भी किसको दे दिया गया? तमिलनाडु को। लेकिन इसमें यह भी तय किया गया कि तमिलनाडु इसके लिए केरल सरकार को एक निश्चित राशि किराए के तौर पर देगा। तो ये बांध है तो कहाँ पर? केरल में, और इसकी मरम्मत सारा देख रेख करता है कौन? तमिलनाडु। इसके अलावा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च CSIR के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और भूमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि वाले वैज्ञानिकों जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है, इसमें 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार पट्टिका प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रभाग के द्वारा ये स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। इस स्कॉच अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में ये अवार्ड शुरू किया गया था। यह अवार्ड किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्ति, परियोजना तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। कब शुरू किया गया? तो 2003 में। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में पटना तथा हाजीपुर के मध्य गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है, नॉर्थ टू साउथ बना एक पुल है। इसकी लंबाई 5,750 मीटर है और ये भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। तो पहला सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो दिस इज आवर टुडे लेक्चर।